आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जो जब बोलता है तो संसद में सन्नाटा छा जाता है। जो जब माइक के सामने आता है तो लफ्जों में एक तलखली होती है, लेकिन उस तलखली के पीछे दर्द भी होता है। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। वही ओवैसी जिन्हें सेक्युलर पार्टियां कभी खलनायक कहती हैं तो कभी मुसलमानों की एकमात्र आवाज बताती हैं। लेकिन अब बिहार के चुनाव से पहले एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या ओवैसी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? और अगर नहीं हुए, तो क्या इस बार महागठबंधन की राह और मुश्किल हो जाएगी? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं साफ कर दूं, इस चैनल पर जो खबरें सुनते हैं, वह सिर्फ चमकती नहीं बल्कि सच की तरह चुभती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि यह सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ बने रहें और हमें बताएं आप कहां से देख रहे हैं। क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो सच जो सत्ता के गलियारों में चुपचाप फैल रहा है। देखिए दोस्तों, बिहार की राजनीति अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ हर चुनाव के पीछे एक कहानी छुपी होती है। कभी जाति की, कभी मजहब की, कभी गरीबी और विकास की। और अब इस कहानी का नया किरदार है असदुद्दीन ओवैसी। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल इलाके में 5 सीटें जीती थीं। 5 सीटें सुनने में कम लगती हैं, लेकिन इन 5 सीटों ने महागठबंधन के कई समीकरण हिला दिए थे। जहां जहां एआईएमआईएम उतरी, वहां आरजेडी और कांग्रेस का वोट बढ़ गया और इस बंटवारे का सीधा फायदा हुआ एनडीए को। अब सवाल यह है कि क्या इस बार महागठबंधन यह गलती दोहराएगा? क्या इस बार ओवैसी को दरकिनार करके आरजेडी और कांग्रेस खुद अपनी जमीन खोएंगे, या फिर क्या ओवैसी भी एक अलग राह चुनेंगे और तीसरे मोर्चे की राजनीति को नया रूप देंगे? दोस्तों, राजनीति में समय ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। आज ओवैसी उस मोड़ पर हैं जहां हर शब्द, हर बयान एक चुनावी गणित को बदल सकता है। उन्होंने खुद कहा, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरफा मोहब्बत काम नहीं करेगी। यानी कि ओवैसी के लिए अब सिर्फ मंच नहीं, सम्मान भी चाहिए। वे यह दिखाना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक अब किसी का गुलाम नहीं। वे अब भीड़ नहीं, एक राजनीतिक शक्ति हैं। अब जरा सोचिए, सीमांचल की बात करें तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जैसे इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 70% तक है। यही वह जगह है जहां एआईएमआईएम की पकड़ बढ़ी है। वहीं महागठबंधन का खेल यहां अक्सर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि वोट बंट जाता है। ऐसे में अगर महागठबंधन ओवैसी को साथ नहीं लाता, तो यह वोट फिर से बिखर सकता है और इसका सीधा लाभ भाजपा और जदयू को मिल सकता है। तो क्या ओवैसी को साथ लेना अब मजबूरी है या समझदारी? लेकिन दोस्तों, यहां कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई लोगों का कहना है कि ओवैसी को साथ लेना मतलब भाजपा को एक नया मुद्दा देना। बीजेपी पहले से कहती आई है कि इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है। अगर ओवैसी शामिल होते हैं तो यह नैरेटिव और मजबूत हो सकता है। और यही तो राजनीति की विडंबना है, जहां साथ आना भी खतरा है और अलग रहना भी। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार की राजनीति अब केवल हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं घूम रही। लोग अब बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और पलायन की बात कर रहे हैं। ओवैसी के भाषणों में भी यह बदलाव दिखता है। पहले वह सिर्फ मुस्लिम मुद्दों पर बोलते थे। अब वे दलितों, पिछड़ों, गरीबों और युवाओं की भी बात करते हैं। यानी कि एआईएम आईएम अब खुद को एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल फोर्स की तरह पेश कर रही है, जो विकास की बात करती है, ना कि सिर्फ धर्म की। और यही वजह है कि महागठबंधन को ओवैसी की जरूरत है, क्योंकि ओवैसी के साथ आने का मतलब है सीमांचल का वोट बैंक सुरक्षित और एनडीए की राह मुश्किल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओवैसी क्यों मानेंगे? क्योंकि राजनीति में सम्मान भी एक मुद्रा होती है। पिछले चुनाव में ओवैसी ने साफ कहा था, हमें सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। वे चाहते हैं कि महागठबंधन उन्हें 6 सीटें दें। बदले में एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर एनडीए को हराने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या आरजेडी और कांग्रेस इतनी सीटें देने को तैयार हैं? यही तो असली सवाल है दोस्तों। यहां एक और दिलचस्प बात है। ओवैसी ने हाल में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन हमें नजरअंदाज करेगा, तो हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तीसरा मोर्चा बिहार की राजनीति में यह शब्द किसी तूफान से कम नहीं, क्योंकि तीसरा मोर्चा आने का मतलब है एनडीए
और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर चोट। अब जरा सोचिए, अगर सीमांचल में तीसरा मोर्चा बनता है और ओवैसी को वहां मुस्लिम और दलित वोट मिलते हैं तो खेल बदल सकता है। राजनीति का यह वही मोड़ है जहां हर सीट की अहमियत लाखों वोटों से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं जनता की। बिहार की जनता समझदार है, बहुत समझदार। वह जानती है कि किसका एजेंडा असली है और किसका दिखावा। अगर ओवैसी को गठबंधन में जगह नहीं मिलती तो जनता शायद इस बार यह सवाल पूछे क्यों नहीं। क्या बिहार के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व का हक नहीं? क्या सीमांचल का विकास सिर्फ भाषणों में रहेगा? और अगर ओवैसी को साथ लिया जाता है तो जनता यह देखेगी कि क्या यह गठबंधन वाकई विकास की राजनीति करना चाहता है या सिर्फ सत्ता की। अब मैं आपको बताता हूं वह चीज जो राजनीतिक पार्टियां नहीं समझ रही। बिहार का युवा, हां, वही युवा जो दिल्ली, पंजाब, मुंबई और गुजरात में मजदूरी करने गया है, उसे अब जाति नहीं, नौकरी चाहिए। उसे मंदिर मस्जिद नहीं, मेडिकल कॉलेज चाहिए। और अगर ओवैसी जैसे नेता इस मुद्दे पर जोर देते हैं तो वे सिर्फ सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में असर डाल सकते हैं। क्योंकि जो नेता जनता की तकलीफ समझता है वही नेता टिकता है, बाकी सब भाषणों में खो जाते हैं। दोस्तों, राजनीति में साझेदारी सिर्फ सीटों का हिसाब नहीं होती, ये भरोसे का रिश्ता भी होती है। महागठबंधन को अगर एनडीए से वाकई लड़ना है तो उसे यह दिखाना होगा कि वह सबको साथ लेकर चल सकता है। और अगर वह ओवैसी जैसे नेताओं को साथ नहीं लेता तो यह दिखाएगा कि वह अब भी पुराने डर्रे पर चल रहा है, जहां बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को सिर्फ ओझ समझती हैं। अब आप कहेंगे, रवश, क्या ओवैसी भी बदल सकते हैं? तो मैं कहूंगा, हां, क्यों नहीं। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। अगर ओवैसी महागठबंधन में आते हैं तो वह न सिर्फ मुस्लिमों की आवाज को बढ़ाएंगे बल्कि गठबंधन को एक नया चेहरा देंगे। ऐसा चेहरा जो विकास और समानता दोनों की बात करता है। क्योंकि आज का भारत केवल मंदिर और मस्जिद में नहीं बटा है, बल्कि बेरोजगारी और महंगाई में उलझा हुआ है। और ओवैसी अगर इन मुद्दों पर बोलते हैं तो महागठबंधन को वह धार मिल सकती है जो अब तक उसमें नहीं थी। अब जरा इतिहास की तरफ देखें। बिहार में जब जब अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग एक साथ आए हैं, सत्ता का समीकरण बदला है। लालू यादव ने इसी फार्मूले से अपनी राजनीति खड़ी की थी। अब अगर ओवैसी और महागठबंधन मिलते हैं तो यह फार्मूला दोबारा काम कर सकता है। सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक एआईएमआईएम के पास है। यादव और पिछड़े वर्ग का वोट आरजेडी के पास अगर दोनों जुड़ जाएं तो एनडीए की नींद